साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। किसान भाइयों, अगर आप खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन करते हैं तो बहुत अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं, पर उससे पहले आपको पशुपालन से संबंधित संपूर्ण जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जैसे कि पशुओं का रखरखाव कैसे करें, उनकी आहार व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और कौन से समय में किस समय कौन सा टीकाकरण किया जाना आवश्यक है, तो इससे संबंधित सभी जानकारी आपको होना चाहिए। और आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है कि किस तरह से दुधारू पशुओं की देखभाल करें। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर अनिल शिंदे जी, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर से। और साथ ही हमारे बीच हैं दो सफल किसान भाई। तो चलिए इनका भी मैं आपको परिचय कराती हूँ। हमारे साथ हैं भगवान सिंह ठाकुर जी, जो कि खुरई जिला सागर से हैं, और साथ ही हैं शिवेंद्र सिंह राजपूत जी, जो कि विदिशा से हैं। तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। तो मेरा पहला सवाल जो है शिंदे साहब आपसे है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी ठंड का समय चल रहा है, तो पशुओं में कौन कौन से समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए? देखिए, अभी ठंड का समय है और ठंड बढ़ती जा रही है, तो हमारे किसान भाइयों ने अभी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी अपनी पशुशाला है उसकी खिड़कियां है, उस खिड़कियों को जो पॉलीथीन है, तिरपाल है, इससे ढक देना चाहिए। साथ ही जो नवजात बछड़े हैं उनका विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है ठंड से, तो उसके लिए हम उनको भी बोरियों से ढक सकते हैं। पशुशाला को की गर्मी बनाए रखने के लिए हम पशुशाला में अलाव भी जला सकते हैं, पर हमको विशेष ध्यान रखना है कहीं आग का वगैरह खतरा ना हो। तो इस प्रकार हमको ठंड का ध्यान रखना चाहिए। आपने बहुत अच्छी हमें जानकारी दी। अभी हमारे साथ एक सफल किसान भाई भी हैं, भगवान सिंह ठाकुर जी। तो ठाकुर साहब, हम आपके बारे में आपसे कुछ जानना चाहेंगे, आप अपने बारे में हमें बताएं। मैं भगवान सिंह ठाकुर, निवासी ग्राम बनखिरिया, तहसील खुरई, जिला सागर से हूँ। 1977 में मैंने हायर सेकेंडरी कृषि संकाय से की, BSc कृषि महाविद्यालय इंदौर से की, MSc भी कृषि महाविद्यालय इंदौर से करने के उपरांत मध्य प्रदेश शासन कृषि विभाग में 1983 से कार्यरत रहा। नवंबर 2021 में मैं रिटायर्ड हो गया हूँ। SADO के पद से रिटायर्ड हुआ हूँ और वर्तमान में मैं खेती कर रहा हूँ। तो जैसे कि अभी रबी की फसलों का समय चल रहा है, तो अभी कौन कौन से समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए? रबी की फसलों में किसान को सबसे पहले ये निर्णय लेना चाहिए कि उसके पास पानी की उपलब्धता कैसी है। पानी की उपलब्धता से तात्पर्य है सिंचाई कितनी कर सकते हैं। अगर 2 सिंचाइयाँ हैं तो उसके लिए अलग गेहूं की जातियाँ बोएं, 3 हैं तो उसके लिए अलग बोएं, और जिसके पास पानी नहीं है तो उसके लिए ऊंची बढ़ने वाली गेहूं की किस्में लगाएं, जैसे सुजाता है, मुक्ता है, हाइब्रिड 65 है, C306 है। ये बगैर पानी की गेहूं की फसलें हैं जिनको चंदोसी गेहूं कहते हैं, और ये इससे अच्छी उच्च क्वालिटी के बिस्किट वगैरह बनाए जाते हैं। इसमें पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन ये फसल बहुत ऊंची बढ़ती है, तो इसमें ज़्यादा खाद और पानी नहीं दे सकते। तो खाद और पानी ज़्यादा देने के लिए मैक्सिकन वैरायटियाँ, जिनको कहते हैं कि कम बढ़ने वाली गेहूं की जातियाँ हैं, उनकी बुवाई करें और उनसे अच्छा लाभ लें। लेकिन उसमें भी ये है, कुछ 2 पानी वाली हैं, कुछ 3 वाली हैं। GW 322 तो उसके लिए 3-4 पानी चाहिए। 1544 है, उसके लिए 2 पानी में आ जाती है। दूसरा सबसे बड़ा किसान ध्यान रखें, बीज को अवश्य छान लें। कटा हुआ, कंकड़ पत्थर मिला हुआ कोई भी अनाज बोना उत्पादन को घटाता है। उन्नत किस्म की खेती करने के लिए बीज छना होना चाहिए। बोल्डर बीज बड़ा दाना होना चाहिए और उसमें
कौन सा खाद कितना मिलाना, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। भगवान सिंह ठाकुर जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और किसान भाइयों, अगर आप थोड़ी सी सावधानी बरतें और सूझबूझ को अपनाएं और जो समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए वो समय समय पे करें, तो कम लागत में बहुत अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। और अभी हमारे बीच एक और सफल किसान भाई हैं। जी हाँ, अभी हमारे साथ शिवेंद्र सिंह राजपूत जी हैं। तो शिवेंद्र जी, हम आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। जी, मैं शिवेंद्र सिंह राजपूत, ग्राम बाड़ेर और तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा से हूँ। मैंने 2003 में MA हिस्ट्री से करके 2009 में पेस्टिसाइड की दुकान गंज बासोदा में डाली और 2012 तक चलाई। लेकिन ये बीमारियों का बढ़ता हुआ दौर देख करके अचानक मेरा विवेक जागा। तो ऐसी नफ़रत हो गई केमिकलों से, रासायनिक खादों से, कि अब ना तो वो दुकान भी ख़त्म कर दी। अब मैं जैविक खेती करता हूँ, साथ में प्रसंस्करण का कार्य करता हूँ और बड़ी प्रसन्नता है मुझे, बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि जैविक खेती के महत्व के बारे में बताया। हम बिल्कुल आपसे जैविक खेती के महत्व के बारे में भी बात करेंगे। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिंदे जी, साथ ही हैं भगवान सिंह ठाकुर जी और साथ ही हैं राजपूत जी, जो कि एक सफल किसान हैं। तो चलिए हमारी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर शिंदे जी हमारे साथ हैं, तो हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। शिंदे साहब, अभी पशुओं में टीकाकरण के महत्व के बारे में बताएं कि किस समय कौन सा टीकाकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। देखिए, पशु में कोई संक्रामक रोग आते हैं, उनके बचाव के लिए हमको टीकाकरण करना आवश्यक होता है। अगर संक्रामक रोगों की और टीके की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है खुरपका मुंहपका, इसको FMD बोलते हैं। और इसका टीका, जो पहला टीका है, 4 माह में लगाया जाता है और उसका जो बूस्टर डोज है ये साल में 2 बार, मार्च और अगस्त माह में ये टीके लगाए जाते हैं। साथ ही साथ में जो गलघोटू है, लंगड़ी बुखार है, इनके जो टीके हैं, पहला टीका जो है इनका 6 माह में लगाया जाता है और इसका बूस्टर डोज जो होता है ये साल में 1 बार बारिश के पूर्व टीके लगाए जाते हैं। तो इन टीकों का कम से कम टीकाकरण होना आवश्यक है और ये टीके जो अपने पशु चिकित्सा विभाग में है ये मुफ्त में लगाए जाते हैं। तो किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि वो टीकाकरण अवश्य करें और जो संक्रामक रोग है उनसे अपने पशुओं का बचाव करें। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर किसान भाइयों आप भी अपने पशुओं को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो समय समय पे टीकाकरण अवश्य करवाते रहें। और अभी भगवान सिंह ठाकुर जी हैं, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि DAP का उपयोग कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए? देखो, DAP बहुत ज़्यादा किसान उपयोग कर रहा है। DAP को बीज के साथ मिला करके बोते समय ही उपयोग करना चाहिए, जबकि किसान फसल 1 माह की हो जाने के बाद सिंचाई में भी DAP का छिड़काव करते हैं। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। कोई भी वैज्ञानिक इस बात की सलाह नहीं देता, कृषि विभाग का वैज्ञानिक। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो रिसर्च करती है और उनकी सहायक संस्थाएं जो रिसर्च करती हैं, खोजबीन करती हैं, उनके आधार पर किसानों को सिफारिश दी जाती हैं। सवाल जो है शिंदे साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दुधारू पशुओं की नस्लों के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर हम दुधारू पशुओं की नस्ल का चयन कर रहे हैं तो हमको अच्छी उत्पादन के लिए अच्छी नस्लों का चयन करना आवश्यक होता है। जी जी। इसमें हमारी दुधारू गाय भी है, दुधारू भैंसें भी है। जब हम गायों की, अपने गोवंश की, देसी गोवंश की बात करते हैं तो हमारी साहिवाल है, रेड सिंधी है, गिर है, थारपारकर है, जो कि अच्छे दूध के लिए मानी जाती है। साथ में कुछ विदेशी गोवंश भी है जो कि होस्टिन फ्रीजियन है, जर्सी है, और हमारी दुधारू भैंसें भी है जो कि मुर्रा है, झापराबादी है, सुरती है, महसाना है। इन गाय भैंसों का हमको चयन करना चाहिए कि जिससे कि हम अधिक से अधिक दूध उत्पादन ले सकें।
सर अगर हम बात करें पशुओं के रख रखाव की या आवास व्यवस्था की, तो उस संबंध में भी आप जानकारी दें। इसकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास बहुत बार किसान भाई आते हैं और बताते हैं कि हमको कितने का आवास बनाना चाहिए। तो मैं यहाँ किसान भाई को बताना चाहूँगा कि आप सस्ते में अच्छा आवास व्यवस्था बनाइएगा, जिसका कि मुख्य उद्देश्य रहेगा कि सर्दियों में ठंड से बचाव, बारिश में पानी से बचाव और गर्मियों में धूप से बचाव। इसका ये मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अगर हम कोई बाड़ा बना रहे हैं तो उसकी साइड की दीवार है 6 से 8 फीट ऊंची होनी चाहिए, जो मध्य दीवार है 12 से 14 फीट की ऊंची होनी चाहिए, उसका जो फर्श है वो सीमेंट कंक्रीट का बना हो और मध्य में एक नाली होनी चाहिए, ताकि कोई भी जो मल मूत्र है वो नाली के द्वारा बाहर निकल आ सके। ये हमको ध्यान देना चाहिए। आज मैं यहाँ आपके समय को बताना चाहता हूँ कि एक खुला बाड़ा पद्धति है, अभी विशेषता प्रचलित हो रही है, कि जिसमें क्या होता है कि पशुओं को खुले में रखा जाता है। इसमें जो 70% भाग रहता है उसमें खुला आवास बनाया जाता है और 30% भाग जो है वो कवर किया जाता है, जिसमें 70% भाग में पशु अपने मन चाह घूम सकते हैं, पानी पी सकते हैं। वहाँ पे हम चारे की पानी की व्यवस्था करते हैं और इसमें क्या होता है कि पशु की हड्डी पैरों की बीमारियाँ कम आती है, क्योंकि पशु अपने मन के जैसा घूम फिर सकते हैं। और साथ ही साथ में जो थनैला जो मुख्य बीमारियां हैं कि जिसमें थन में जीवाणु और विषाणु का संक्रमण हो जाता है, तो ऐसे देखा गया है कि जो बंदिस्त पद्धति है उसके कंपेयर में जो खुला बाड़ा पद्धति है इसमें थनैला का संक्रमण कम हुआ है, क्योंकि पशु इसमें घूमते रहते हैं, जमीन पे ज़्यादा बैठते नहीं हैं। तो इस प्रकार आवास व्यवस्था अगर बनाएंगे तो निश्चित रूप से पशुओं का उत्पादन अपने को बढ़ा हुआ ही पाया मिलेगा। शिंदे साहब जी बिल्कुल, आप कुछ ये कहना चाहते हैं? गिरगाय के बारे में किसानों की धारणा है कि जहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ के लिए सफल ब्रीड नहीं है। क्या ये सही है? नहीं, ऐसे तो कोई मतलब ये नहीं है इसमें, क्योंकि गिर गाय तो अपनी देसी गाय है, वो देसी गाय बनी ही अपने भारत के लिए है कि उसमें ज़्यादा मतलब उसमें समस्या नहीं पाई जाती है। वो देसी गायों में बहुत कम बीमारियाँ आती है। तो शिंदे साहब आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और किसान भाइयों, जैसा कि अभी शिंदे साहब ने बताया कि खुला बाड़ा पद्धति ये बहुत ही अच्छी पद्धति है और इसको आप ज़रूर एक बार इस्तेमाल करके देखें। और अगला सवाल जो है मेरा राजपूत जी आपसे है, ये हम देख रहे हैं कुछ फूड प्रोसेसिंग को देख रहे हैं, तो इस संबंध में आप हमें जानकारी दें। हाँ, ये आंवले का हमने लड्डू बनाया है जी। और ये आंवले की कैंडी है जी। अभी मैं और प्रोडक्ट ला नहीं पाया। कई उत्पाद हम बनाते हैं 8 से 10 करीब आंवले से, क्योंकि आंवला एक विटामिन सी की दृष्टि से देखें तो प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत कह सकते हैं। लेकिन साल भर हम बिना कुछ बनाए अगर आंवला प्राप्त करना चाहें या खाना चाहें तो वो मुश्किल है। तो सर युवाओं का भविष्य आप फूड प्रोसेसिंग में कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कि जैसे कि मैं जैविक खेती में कुछ औषधियों की खेती करता हूँ, उसकी भी प्रोसेसिंग करता हूँ। जैसे अश्वगंधा की खेती करता हूँ तो अश्वगंधा का भी हमने पाउडर बनाकर पैकिंग में उसको लाए हैं। और आंवले के तो कई उत्पाद हैं ही। मसाले की खेती भी हम करते हैं, तो उसमें हल्दी और धनिया हम जैविक रखते हैं और पैकिंग के द्वारा हम मार्केट में भेजते हैं। तो उससे 1.5 से 2 गुना तो हमें रेट मिल जाता है और शुद्धता भरपूर मिल जाती है। दर्शकों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शिंदे जी, साथ ही हैं भगवान सिंह ठाकुर जी और साथ ही हैं राजपूत जी, जो कि एक सफल किसान हैं। तो चलिए हमारी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, भविष्य की बात आप कह रही हैं,
तो किसान को जैसे मैं अब मेरे गांव में करता हूँ, 4-5 साल से कर रहा हूँ, और नई चीज़ कोई किसानों को हम बताते हैं तो वो घबराते हैं करने से। और कई किसानों को ऐसा देखा है कि गेहूँ चने की फसल ले रहे हैं, सोयाबीन की फसल ले रहे हैं और आराम से जीना समझ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आज की महंगी मटेरियल लाइफ को वो नहीं जी पा रहे हैं, है ना। तो खेती के साथ अगर छोटा किसान भी है, 5 से 10 4 या 5 एकड़ का भी किसान है, अगर साथ में कोई प्रोसेसिंग का काम वो शुरू करता है तो अच्छे से अपनी मटेरियल लाइफ को जी सकता है। उत्पाद बना करके अगर प्रसंस्करण करके हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उसका अधिकार हमें होता है किस रेट में हमको बेचना है। तो इस तरह से काफ़ी लाभ है, मतलब 3 से 4 गुना लाभ है। जैसे आंवले की खेती अगर मैं करता हूँ, आंवला बेचता हूँ तो 20 रुपये किलो बिकता है बाज़ार में, और आंवले का कोई प्रोडक्ट बनाकर बेचता हूँ तो 200 से लेकर के 500 रुपये किलो तक उसकी कीमत होती है। राजपूत जी, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी, और किसान भाइयों आपने देखा और जाना कि फूड प्रोसेसिंग से आप बहुत अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं और इसमें बहुत ही अच्छा भविष्य है। तो आप इसको ज़रूर करें, इस्तेमाल करें। और अगला सवाल जो है शिंदे साहब मेरा आपसे है कि अगर हम अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो पशुओं को कौन कौन सा आहार देना चाहिए, आहार व्यवस्था के बारे में आप हमें बताएं। जी बिल्कुल, अगर हमको पशुओं से अच्छा उत्पादन लेना है तो उनका आहार भी अच्छा होना चाहिए। और जैसे हम आहार की बात करते हैं तो पशुओं को संतुलित आहार देना आवश्यक होता है। तो आहार में पशुओं को हरा चारा, सूखा चारा, दाना मिश्रण, खनिज लवण, इनका समावेश होना आवश्यक होता है। जब हम बात करते हैं हरे चारे की, तो एक गाय और एक भैंस को 15 से 20 किलो, जब वो शुष्क ड्राई अवस्था में होती है तो 15 से 20 किलो हरे चारे की आवश्यकता होती है। और जब वह पशु गाभिन रहता है या दूध देता है तब उसको 20 से 25 किलो हरे चारे की आवश्यकता होती है। साथ में जब सूखे चारे की बात करते हैं तो 5 से 6 किलो एक गाय और एक भैंस को सूखे चारे की आवश्यकता होती है। और दाना मिश्रण की जब अपन बात करते हैं तो दाना मिश्रण में हमको एक गाय को या एक भैंस को शरीर रक्षण के लिए 2 किलो, और वो जितना वो दूध दे रही है उसके हिसाब से, अगर गाय है तो 400 ग्राम हम दाना मिश्रण देते हैं एक लीटर मिल्क प्रोडक्शन दूध के लिए, और अगर भैंस है तो 1 लीटर दूध के लिए हम उसको 500 ग्राम दाना मिश्रण की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार अगर एक गाय 5 लीटर दूध दे रही है तो उसको शरीर रक्षण के लिए 2 किलो, और 5 लीटर दूध के लिए उसको 2 किलो दाना मिश्रण, ऐसे 4 किलो दाना मिश्रण की एक गाय के लिए आवश्यकता होती है। शिंदे साहब, अगर किसान भाई जो है घर पर आहार बनाना चाहें तो वो कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसान भाई हमारे यहाँ पे दाना खुद का पशु आहार अगर बनाना चाहते हैं तो अच्छा आहार बनाने के लिए उनको जो अनाज है, जैसे मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ है, इसका 30 से 35% भाग, साथ में अनाज के जो सह उत्पाद है, चूनी है, चोकर है, इसका 25 से 30% भाग, और साथ में खली, चाहे वो बिनोला खली हो, सोयाबीन की खली हो, मूंगफली खली हो, तो इसका 25 से 30% भाग, और साथ में इसमें खनिज लवण मिश्रण एक 4 से 5 किलो और नमक 1 से 2 किलो ऐड कर सकते हैं, और इसका 100 किलो भाग किसान भाई बना सकते हैं, और जो कि आपको जो मार्केट में पशु आहार मिलता है उसके बराबरी में ये काम करेगा, और किसान भाई इसको अपने घर पर भी पशु के लिए बना सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि घर पर भी जो है पशु आहार बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। तो चलते चलते आप पशुपालक भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, पशुपालक भाइयों को हम कहना चाहेंगे कि खेती जो है, खेती के साथ साथ पशुपालन को सहायक व्यवसाय तो जरूर करते हैं, पर आप इसको मुख्य व्यवसाय समझ के करिएगा। और पशुपालन में भैंस पालन है, गाय पालन है, मुर्गी पालन है, बकरी पालन है, साथ साथ में इसके जो सह उत्पाद है, जैसे दूध है, दूध से दही बनाना, पनीर बनाना, खोवा बनाना, इसका विक्रय करना, साथ में इसका जो दूसरा सह उत्पाद है गोबर, तो गोबर से भी हम गोबर खाद बना सकते हैं, केचुआ खाद बना सकते हैं, गोबर गैस बना सकते हैं, आजकल गोकास्ट बना सकते हैं। तो इसको हम जब सब साथ में लेके करेंगे तो निश्चित रूप से फायदा होगा। और जो हम पशुपालन हम सब कर ही रहे हैं, पर इसको जो वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन, यानी कि उच्चतम नस्ल का चयन, उनकी आवास व्यवस्था, आहार व्यवस्था, उनका प्रजनन व्यवस्था और आखिरी में उनका स्वास्थ्य प्रबंधन का जब हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से पशुपालन ये फायदे का सौदा हो। शिंदे साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो किसान भाइयों और पशुपालक भाइयों, आपने जान लिया होगा, समझ लिया होगा कि पशुपालन करते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए। और भगवान सिंह ठाकुर जी, आप हमें संक्षेप में बताएं कि आप हमारे किसान भाइयों को चलते चलते क्या सलाह देना चाहेंगे? किसान स्वयं एक वैज्ञानिक है, वो प्रयोग खेत में करता है, वो खेती अपने हिसाब से करता है, अच्छी बात है। लेकिन साथ ही साथ कृषि वैज्ञानिकों ने जो सिफारिश की है उनसे हट के कोई काम नहीं करना चाहिए।
जैसे कृषि वैज्ञानिक कभी नहीं कहता है कि सिंचाई में डीएपी का ब्रॉडकास्टिंग करो, छिड़काव करो। किसानों ने शुरू कर दिया और डीएपी की मारामारी चल रही है। डीएपी बहुत मांग कर रहा है किसान। अन्न खाद भी बना रही है शासन, उनका भी उपयोग करें, डीएपी के पीछे इतना ना पड़े। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि डीएपी का उपयोग कैसे करना चाहिए। और अगला सवाल राजपूत जी हमारा आपसे है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग की बात चल रही है, तो चलते चलते आप हमारे युवा भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अपनी खेती के साथ साथ में कई आयाम जो हैं, आयाम हैं डबल करने के लिए, जैसा कि सिंधे साहब ने कहा, तो प्रोसेसिंग से पहले, प्रोसेसिंग तो तीसरी स्टेप मान लें, दूसरी स्टेप को भी अगर वो पार करता है तो दुगनी तो वहीं हो जाती है। जैसे साथ में सब्जी की खेती करे या कंद वर्गीय फसल करे। मैं करता हूँ, जैसे शूरन की खेती मैं करता हूँ 1 बीघे में, तो 1.5 से 2 लाख की उसमें उपज निकलती है, पैदा निकलती है। जबकि गेहूँ चने से हम 20 से 30 हज़ार रुपये प्राप्त कर पाते हैं। अपने आप डबल हो जाएंगे हम, ऐसा नहीं है। उसकी रुचि और कौशल के अनुरूप अगर वो काम करे तो घर में ही डबल होने की सब युक्ति है, और वो डबल नहीं 4 गुना कर सकता है। शिंदे साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे बीच सफल किसान भाई भगवान सिंह ठाकुर जी भी, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। और साथ ही फूड प्रोसेसिंग से संबंधित राजपूत सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम। दर्शकों, वक्त हो चला है खबरें खेती का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। किसान हैं मिट्टी के संरक्षक, मसाला फसलों में राज्य अव्वल, सोयाबीन खरीद नियम बदले, कल्टीवेटर पर मिलता अनुदान, सिंगाड़े की खेती से होता मुनाफा। और अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान मिट्टी के सबसे बड़े संरक्षक हैं। उन्हें शिक्षा, प्रोत्साहन और आधुनिक वैज्ञानिक जानकारी के माध्यम से हमें सशक्त बनाना है। श्री चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक मृदा कॉन्फ्रेंस 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। श्री चौहान ने कहा कि केमिकल फर्टिलाइजर का बढ़ता उपयोग व बढ़ती निर्भरता, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन और अस्थिर मौसम ने मिट्टी पर दबाव डाला है। आज भारत की मिट्टी बड़े स्वास्थ्य संकट का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए एकीकृत पोषक तत्व व जल प्रबंधन विधियों को अपनाना पड़ेगा। श्री चौहान ने वैज्ञानिकों, नीति निर्माताओं तथा चिकित्सकों से मिट्टी की उत्पादकता तथा लचीलापन बढ़ाने के उपायों पर ध्यान देने का आग्रह किया। मसाला फसलों में राज्य अव्वल। मध्य प्रदेश ने 54 लाख टन मसाला फसलों का उत्पादन कर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। वहीं मिर्च उत्पादन में राज्य दूसरे स्थान पर आ गया है। इस उपलब्धि के लिए उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा ने प्रदेश के मसाला फसलों के उत्पादन किसानों को बधाई दी है। श्री कुशवाहा ने किसानों को सलाह देते हुए कहा है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए ज़रूरी है कि छोटे व मझोले किसान कृषि फसलों के साथ साथ क्रैश क्रॉप के रूप में धनिया, हल्दी, मिर्च, अदरक, लहसुन, जीरा जैसे फसलों को भी ले। सोयाबीन खरीद नियम बदले। सोयाबीन किसानों की समस्याओं का हल करने के लिए सरकार ने उसकी खरीदी के नियम में कुछ संशोधन किए हैं। अब नमी वाले सोयाबीन खरीदी की निर्धारित सीमा 12% से बढ़ाकर 15% कर दी गई है। सोयाबीन की खरीद से होने वाला अतिरिक्त खर्च या नुकसान संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन किए जाएंगे। कल्टीवेटर ट्रैक्टर की सहायता से चलने वाला कृषि यंत्र है, जिसका उपयोग खेत की जुताई करने में किया जाता है। कल्टीवेटर की मदद से किसान न केवल खेत की बुआई के लिए तैयार कर सकते हैं, बल्कि इस यंत्र का उपयोग खरपतवारों के नियंत्रण में भी किया जाता है। अधिक से अधिक किसान कल्टीवेटर का उपयोग कर सके, इसके लिए सरकार द्वारा इस पर सब्सिडी भी दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन योजना के अंतर्गत किसानों को अनुदान दिया जाता है। टाइन टाइप कल्टीवेटर का उपयोग मुख्य रूप से शुष्क और आर्द्र मिट्टी पर
बुआई की जमीन तैयार करने के लिए किया जाता है। इन दिनों बाजार में सिंगाड़े की भरमार है। स्वाद और सेहत से भरे इस फल के फायदों को देखते हुए इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। नर्मदापुरम में इन दिनों सिंगाड़े की खेती से किसानों को भरपूर लाभ हो रहा है। नर्मदा नदी के आसपास की उपजाऊ जमीन में अच्छी क्वालिटी के सिंगाड़ों की पैदावार हो रही है। नर्मदापुरम के माखन नगर ब्लॉक में बड़ी संख्या में किसान अब परंपरागत खेती के साथ ही सिंगाड़े की खेती भी कर रहे हैं। खास बात यह है कि सिंगाड़े की खेती से किसान कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। वैसे तो सिंगाड़ा एक जलीय फल है, लेकिन बिना तालाब खेत में भी इसकी खेती की जा सकती है। माखनपुर ब्लॉक के अधिकतर किसान खेतों में ही पानी इकट्ठा कर सिंगाड़े की खेती कर रहे हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव कुमार गर्ग समय समय पर किसानों को सलाह और मार्गदर्शन देते हैं, जैसे कम समय में सिंगाड़े का अच्छा उत्पादन लेने के लिए इसकी सीधी बुआई न करके नर्सरी में तैयार पौधों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। दर्शकों, आज बस इतना ही। और जैसा कि आपने देखा कि कृषि में समसामयिक कार्य किया जाना बहुत ही आवश्यक है, साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी को अपनाना, उसे समझना सीखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप समसामयिक कार्य करते हैं समय समय पर, तो कम लागत में बहुत अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।